गुड। क्या कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। बात यहाँ समझेंगे हम। क्या कह रहा है कि किसी स्थान की जलवायु, ठीक है, जलवायु उसकी स्थिति पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसे स्थिति हम कल भी समझा रहे थे ना कि जलवायु परिवर्तन होता है, तो कल मैं क्या पढ़ाया था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या होता है, लौटते हुए जो मौसम होते हैं, जब मानसूनी पवनें जब लौटती जाती हैं कहाँ, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ, तो क्या होता है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में क्या है, वर्षा करते हुए जाती है ना। लौटते मानसून जो होता है वह, अब क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि बताइए कि लौटते मानसून कहाँ पर वर्षा कराता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। हमारा आंसर यही होगा ना कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है लौटते हुए मानसून के द्वारा वर्षा होती है। दूसरी बात अब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो क्या कह रहा है कि किसी स्थान, यानी स्थान बहुत मायने रखता है, ठीक है ना। हम कहाँ पर हैं, ओके, यहाँ तक बात आप लोग क्लियर हो गया कि नहीं। दूसरी कह रहा है कि ऊंचाई, स्थिति हो गया, स्थिति के साथ साथ ऊंचाई, समुद्र से दूरी। बिहार में हम लोग हैं तो मौसम लौटेगा तब भी हम लोग के पास जल्दी नहीं आएगा, और मौसम जब वापस आएगा, पवने जब आएंगे तो सबसे पहले हमारे पास थोड़े ना आ जाएगी, क्योंकि हम समुद्र से दूरी पर हैं, तब भी हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है। यानी समुद्र से दूरी पर है तो हमको आएगा तब भी हमारे पास जल्दी नहीं आएगा, और जाएगा तो हमारे तरफ से जाता नहीं है, इसलिए तो हमारे जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर रह गया ऊंचाई की बात है। ऊंचाई पे जो लोग रहते हैं वहाँ पर भी जलवायु जो है, वहाँ पे अब जलवायु का मतलब आप लोग समझें कि खेती जो होती है, किसानी जो किया जाता है, अब सेब की खेती हम लोग बिहार में और यूपी में करेंगे तो क्या होगा, सही से नहीं हो पाएगा ना। जो बढ़िया क्वालिटी होती है वो नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि हो जाए, लेकिन बढ़िया क्वालिटी जो होता है वो जलवायु के हिसाब से हमारे यहाँ नहीं होती है, ठीक, क्योंकि ठंडे क्षेत्र में ही ज़्यादा होता है, जलवायु के ऊपर बहुत डिपेंड होता है। ये सब हमारे जो वनस्पति भी होते हैं वो भी जलवायु पर डिपेंड करता है। तो ऊंचाई हो गया, समुद्र से दूरी हो गया, ऊंचावच पर निर्भर करती है। तो आप लोग थोड़ा सा नोट करें, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा नोट करें कि जलवायु ऊंचाई, स्थिति, समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर निर्भर करती है। इसलिए भारत में हमें जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव करना पड़ता या अनुभव होता। ठीक, फिर कह रहा है, आगे देखेंगे, बस हो गया ना, किसी का छूटा है तो बता दें। फिर कह रहा है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। तो नोट करें यहाँ पर कि भारत के सबसे गर्म स्थान में राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिला, जैसलमेर और बीकानेर जिला आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे। हाँ, फिर से रिपीट करने को बोल रहे हैं, फिर से बोलते हैं बाबू, यही ना बोलते हैं राजस्थान वाला। हाँ, भारत के सबसे गर्म स्थान राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिला आते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे कि भारत
भारत के कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। जम्मू कश्मीर के द्रास एक जगह है, द्रास एवं कारगिल में, कारगिल के नाम आपने सुना होगा ना, कारगिल में परमाणु परीक्षण हुआ था। कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है, बर्फीली ठंड पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, समुद्र तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई एवं कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है, यानी ज़्यादा ठंडा और गर्म महसूस नहीं होता है। दोनों जगह तटीय क्षेत्र में मैक्सिमम ऐसा होता है। मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम रहती है, ठीक है ना। मध्यम कहने का मतलब क्या हुआ, ना वहाँ ज़्यादा ठंडा पड़ता है और ना ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, लिखा भी है, वे ना ही अधिक गर्म होते हैं और ना अधिक ठंड होते हैं। फिर आगे लिखे, विश्व में सबसे अधिक वर्षा, विश्व में, भारत की नहीं बात कर रहा है स्थान वो भारत का ही, लेकिन वो विश्व में उसका स्थान, विश्व में स्थान है उसका। विश्व में स्थान क्या है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा अगर कहीं होता है तो वो मेघालय के एक जगह है, मेघालय में, वो है मौसिनराम। ठीक है ना, आप लोग लिख लें, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान, विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम है। भारत के मौसिनराम है। यानी विश्व में इसका स्थान यह कह रहा है कि विश्व में सबसे, अगर आप लोग से पूछेगा सबसे वर्षा होने वाला स्थान कहाँ है, तो आप लोग का आंसर होना चाहिए क्या, मौसिनराम। क्या होना चाहिए, मौसिनराम। ठीक, हो गया ना। अब मैंने एक और लिखने, एक और नोट करके लिखे। अभी गुड मॉर्निंग कर रही है वो, काम नहीं कर रहा है क्या। एक और लिख लो थोड़ा सा, राजस्थान के जैसलमेर में कभी कभी या किसी वर्ष वहाँ वर्षा होती ही नहीं है। अब सोचिए कि एक मौसिनराम है जहाँ की विश्व की सबसे ज़्यादा, देखो भारत में कैसा मतलब जलवायु है, कितना विभिन्नता पाई जाती है भारत में। आप भारत के महत्व को समझे, भारत देश हमारा कितना विभिन्नता भरा देश है, जलवायु से लेकर, संस्कृति से लेकर के, भाषा से लेकर के, मतलब यहाँ की जो स्थलीय, ठीक है ना, हर प्रकार की जो है हमारी विभिन्नता पाई जाती है भारत में। ऐसा मेरा देश है। ठीक है, अब देखिए आप लोग कि एक मौसिनराम जगह है जो कि भारत के मेघालय राज्य में है, जो कि यहाँ विश्व के सबसे ज़्यादा वर्षा पड़ने वाला स्थान है। वहीं एक राजस्थान में एक ऐसा स्थल है, जगह है, जहाँ पर कभी कभी किसी वर्ष वर्षा होती ही नहीं। सोचो, वहाँ पे वर्षा ही नहीं होती है। तो आप लोग लिख लें कि राजस्थान के जैसलमेर में किसी वर्ष वर्षा होती ही नहीं है, अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। ठीक है, देखते ही हैं, विभिन्न प्रकार के हम लोग पौधे आसपास देखते ही हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग कांटे वाले पौधे देखते हैं, कांटा और फूल दोनों रहता है वो भी पौधे देखे हैं, ज़्यादा पत्तियों वाला भी देखे हैं, ज़्यादा शाखाएं वाले भी देखे हैं। ठीक है, तो हम लोग को जो है ना ये सब आसपास हम लोग देखते हैं। कुछ पौधे छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम झाड़ी कहते हैं, जैसे कैक्टस, फूलों वाले पौधे इत्यादि। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, होते हैं, पाए जाते हैं। उनमें से कुछ बहुत शाखाएँ, बहुत पत्तियाँ वाले होती है, जैसे नीम हो गया, आम हो गया, इत्यादि। जिनमें से पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल का आप लोग पेड़ देखा होगा ना, उसमें तो शाखाएँ होती नहीं है, ज़्यादातर शाखा तो होती नहीं है उसमें। शाखा होती है क्या नारियल के पेड़ में? नहीं होती है। ठीक है, फिर केला का पौधा देखेंगे तो उसमें आपको लकड़ी नहीं मिलेगा, तो कठोर वाला नहीं मिलेगा पार्ट। ऐसे ही घास, झाड़ियाँ, पौधों को बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
जो घास हो, झाड़ियाँ हो, जो ऐसे पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपज जाते हैं, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ, ठीक है, इसको लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना? ठीक है, लिखवाने की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन हम लिखवा देंगे। क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जैसे में आप लोग समझे कि नारियल के जो पेड़ पौधे आप लोग ज़्यादा उधर देखेंगे, लेकिन साउथ में केरल रोड में ना ज़्यादा नारियल पाया जाता है। ठीक है, मसाले की खेती होती है तो वो भी आपको साउथ में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में। ऐसे जो मैं पढ़ाऊँगा अलग अलग जो कहाँ नारियल उगाया जाता है, कहाँ मसाले ज़्यादा होते हैं, ये भी हम लोग इंपोर्टेंट जीके में बहुत अच्छा पढ़ने का चीज़ होता है। धान कहाँ होती है, धान चावल की खेती कहाँ होती है, चावल की खेती में धान का ही होता है, लेकिन बोलते हैं चावल के नाम से। गेहूँ कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, चना कहाँ होता है, दलहन वाला चित्र कहाँ होता है, ठीक है, तिलहन वाला कहाँ होता है। ठीक है, ये चीज़ें पढ़ेंगे तो समझेंगे उसके बाद में। लेकिन आप लोग ये समझें कि जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। जैसे मैंने पहले बताया ना कि सेब की खेती हो गया, संतरे की हो गया, ये ठंडे प्रदेश में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक, ठंडे प्रदेश में ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोग पहले ये समझ जाए कि आप लोग वनस्पति के बारे में, ये भी हमारा क्या जलवायु पर डिपेंड करता है। आपको समझ में, इतना समझ में आ गया ना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, इतना दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, प्रॉब्लम हाँ कहीं भी दिक्कत होगी तुरंत आप बोल देंगे। ठीक है, ये तो पहले बता चुका हूँ। अब देखेंगे कि वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। अब हमारे वन के बारे में कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि हमारे वनों की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो वनों की आवश्यकता पड़ती है इसलिए कि वन हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उसके महत्व को बताना है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जैसे हम सांस के रूप में लेते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। इससे पहले से जानकारी है आप लोग। पेड़ पौधे जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती है। पेड़ लगाने का एक और फायदा होता है कि मिट्टी की जो जड़ें होती है ना, वो क्या करता है, बांध करके रखता है। ठीक, पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ऐसे जानकारी भी होगा आप लोग को। बांध कर रखती है। इस प्रकार की मिट्टी क्या अपरदन को रोकता है। एक थोड़ा सा लिख ले आप लोग, छोटा सा, कि मिट्टी के अपरदन को रोकने में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं। थोड़ा सा लिख ले इसको। मिट्टी के अपरदन मतलब कटाव, मिट्टी के अपरदन को रोकने में पेड़ पौधे ज़्यादा लाभकारी होते हैं। ठीक, वनों में हमको क्या क्या मिलता है, ईंधन मिलता है, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं हमको वनों के द्वारा। फिर एक और लिख लें थोड़ा सा कि वन में वन जीवों का निवास होता है। वन जीवों का निवास होता है। अगर वन ना रहे तो जो वन जीव हैं वो कहाँ रहेंगे? हम लोग के साथ तो रहेंगे नहीं है। बाघ शेर हमारे साथ रहने रहेगा क्या? नहीं रह सकता है। तो रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे। इसीलिए वन हमारे लिए क्या है, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस रूप में भी सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तब भी महत्वपूर्ण है। ठीक, चंदन की लकड़ियाँ पाई जाती है, उसमें बहुत बड़े बड़े जो है ना, क्या है वो पाए जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्नेक, सांप ना, और जहरीले पाए जाते हैं। उसकी सुरक्षा करते हैं लोग बॉडीगार्ड के रूप में। जैसे बॉडीगार्ड सुरक्षा करते हैं वैसे ही उनकी सुरक्षा करते हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पति समाप्त हो गई। हमें बहुत पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बच्चे हैं वो रक्षा करनी चाहिए। महत्व है इतना बताना है, इससे कोई महत्व नहीं है। वन महोत्सव मनाकर के अधिक लोगों को इस पर करने के लिए हरा भरा हो सकता है। ठीक है, ये बस ऐसे ही। अब हम देखेंगे वन्य प्राणी। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, जो देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। विभिन्न भागों में पाया जाता है। लिख लें आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट अलग पॉइंट करके लिखेंगे कि गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। गिर वन है, वहां पर जो एशियाई शेर निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करके लिखेंगे
नेक्स्ट करके लिखेंगे। जितना इसमें है उतना लिखवा दे रहा हूँ, फिर अलग से मैं इसको लिखवा दूंगा, एक अलग टॉपिक करके लिखवा दूंगा, ठीक है। आप लोग को अवेलेबल करवा दूँगा, चिंता ना करने की बात है। जितना इसमें लिखा है बुक में उतना पहले पढ़ लें। फिर आगे लिखेंगे हाथी तथा, पूछता है क्वेश्चन इसीलिए लिखवा रहा हूँ, हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में मिलते हैं। असम के जंगलों में क्वेश्चन पूछ देंगे, एक सींग वाले आपको गेंडे कहाँ मिलते हैं, तो आपको वहीं मिलेंगे, असम के जंगलों में घूमते हुए मिलते हैं हाथी। और भी जगह मिलता है लेकिन गेंडा ना एक सींग वाला वहीं मिलता है असम में, हाथी तो और जगह मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखे केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हाथी वहीं मिलते हैं, क्या कहलाता है, असम की तरफ, असम के जंगलों में। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे भारत के रेगिस्तान में ऊंट पाए जाते हैं। अब इधर भी लेकर ऊंट लोग चलते हैं, घुमाने के लिए लेकर आते हैं लोग, प्रदर्शनी के रूप में, चाहे जैसे भी हो, तो उसको हम नहीं मानेंगे ना, है। जहाँ ज़्यादा संख्या रहती है वहाँ के लिए नाम दिया जाता है, ठीक। भारत के रेगिस्तान में जंगली गधा कच्छ के रण में, गुजरात के कच्छ के रण में जंगली गधा पाए जाते हैं। गुजरात के कच्छ में जंगली गधा पाए जाते हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इसमें लिखा हुआ था, वो लिखवा दिए। और ऐसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि सभी भारत देश में तो हर जगह कहीं ना कुछ कुछ तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा था वो लिखवा दी, ठीक। ऐसे भारत में पक्षियों की भी ऐसे ही प्रचुरता है। भारत में भी क्या है, पक्षियाँ भी हमारी पाई जाती है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो आप लोग लिख लें कि हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। अब देखिए भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल, बत्तख इत्यादि प्रकार के पक्षी प्रजाति भी है, ठीक है ना। पक्षियों की प्रजाति भी हम लोग जानते ही हैं, ऐसा कोई नया चीज़ है नहीं, जो हम लोग देखते हैं आसपास वही चीज़ तो है। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है, ठीक है, जहाँ पक्षियों के प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, ठीक है ना। भारत में पक्षी उद्यान भी है जहाँ पर पक्षी, बहुत प्रकार की जो पक्षियाँ वहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इनमें से कोबरा, कैरट प्रमुख। लिख लें भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सांपों में सबसे प्रमुख प्रजाति भारत की दृष्टि से या भारत के लिए जो भी लिख लें, कोबरा और करैत 2 प्रजाति हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं भारत। ठीक। वनों के कटने, जानवरों को शिकार करने के कारण भारत में पाए जाने वाले सरकार हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना शुरू किया है। सरकार हाथियों को बचाने के लिए हस्ती परियोजना शुरू किया है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार या राज्य सरकार बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत की है, ठीक। बाघ परियोजना की शुरुआत की गई, जिससे हमारे भारत में जो बाघों की संख्या बढ़ी है। जब से परियोजना ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद जो है ना, इस पर सरकार जो है अमल लाते हैं धीरे धीरे। इनकी संख्या पहले से बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है पहले से। सेकेंड वाला, हाँ, भारत सरकार बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत किया है। बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना शुरू किया है कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वन्य
जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, इसका मनाने का एक ही उद्देश्य होता है। इसको मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने में जागरूकता लाई जा सके। किसी का छूटा तो नहीं? हाँ, प्रत्येक वर्ष वन्य जीव सप्ताह रूप में मनाते हैं। इसको मनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके। ठीक, तो हम लोग क्या हो गया, ये चैप्टर भी हम लोग का समाप्त हो गया।